हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 आदिवासी दिकू और स्वर्ण युग की कल्पना। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जो आदिवासी थे वो कौन थे। आदिवासी जो थे, जंगलों में जो लोग रहते थे उन्हें हम आदिवासी कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जो आदिवासी थे कौन थे? जो जंगलों में जो लोग रहते थे वो आदिवासी जनजाति उन्हें कहते हैं। दीकू कौन थे? अंग्रेजों को ये आदिवासी लोग दीकू कहते थे। और एक स्वर्ण युग की कल्पना, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि जो आदिवासी जनजाति थे वो दीकुओं से, मीन्स कि अंग्रेजों से बहुत परेशान थे और उनसे वो आजाद होना चाहते थे और उसके लिए वो अपने मन माफिक एक स्वर्ण युग की कल्पना कर रहे थे और उसमें वो कितने सफल हुए इस चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे। तो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में हिस्ट्री के हमने ये देखा कैसे अंग्रेज जो है कि भारत में व्यापार करने आए और भारत के पूरे साम्राज्य पे शासन कर लिया। फिर थर्ड में हमने ये देखा कि ग्रामीण क्षेत्र पे कैसे अंग्रेजों ने शासन किया और कैसे उनसे अपने मन माफिक फसलों को पैदा करवाते थे और फसलों से जो उत्पादन होता था उसे जो है यूरोप को निर्यात कर देते थे। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो आदिवासी जनजाति थे, अब जो अंग्रेज थे वो जंगलों तक पहुंच गए थे जहाँ की आदिवासी रहते थे और ये आदिवासी अंग्रेजों के व्यवहार से बहुत परेशान थे और वो जो है कैसे इनसे अपनी लड़ाई ले रहे थे, इसमें हम लोग ये देखेंगे। हम लोग इसमें ये भी देखेंगे कि जो जंगल के लोग होते हैं, जो आदिवासी जनजाति होती है, वो अपना जीवन कैसे जीते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो 1895 में बिरसा नाम का एक आदमी था, वो बिरसा जो है झारखंड के झारखंड जो स्टेट है वहाँ पे बहुत सारे जंगल हैं, पठारी एरिया ज़्यादा है और जंगल भी बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे जंगलों में जो है झारखंड के छोटा नागपुर के जंगलों में एक बिरसा नाम का एक जो व्यक्ति था वो घूमता हुआ ज़्यादातर दिखाई देता था। लोग ऐसा मानते थे कि बिरसा के पास बहुत सारी चमत्कारी शक्तियां हैं और वो जो है दीकुओं से, जो दीकू थे, जो बाहरी लोग थे, फिरंगी थे, अंग्रेज थे, उनसे जो है जंगल के जनजातियों की रक्षा करने के लिए आया था। बिरसा के पास ये क्षमता थी कि वो छोटे से अनाज के भंडार को बहुत बड़ा कर देता था और भी बहुत सारी बीमारियों की दवाइयाँ उसके पास थी। वो बहुत सारे बीमार लोगों को ठीक कर देता था। बिरसा का जो जन्म हुआ था वो एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा क्या है? एक जनजाति है जो छोटा नागपुर के जंगलों में रहती है। इसी तरह से बहुत सारे जैसे संथाल, उरांव, ये भी क्या है? संथाल और उरांव ये भी जनजाति, आदिवासी जनजाति है। अंग्रेजी शासन के कारण इनकी जो व्यवस्था थी जंगल के लोगों की वो छिन्न भिन्न हो रही थी और ये जंगल के लोग जो थे वो अंग्रेजों से बहुत परेशान थे और उनसे आज़ादी चाहते थे। दीकू कहा जाता था कि वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाकों के लोगों को गुलाम बनाने के लिए किया था। क्या किया? मीन्स कि जो जंगलों में जनजाति रहती थी उनको गुलाम बनाने के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या किया, ये बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताया गया है। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको सारांश पता चल जाएगा और इस चैप्टर को पढ़ने में आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी और क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने में भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो जनजातीय समूह किस तरह जीते थे? जनजातीय जो समूह थे, जो जंगलों में लोग रहते थे, वो झूम खेती करते थे। झूम खेती या घुमंतू खेती क्या होती है? जंगलों के अंदर जो छोटे छोटे भूभाग होते हैं जहाँ पे पेड़ कम होते हैं, 2-4 पेड़ होते हैं, उसे वो काट देते थे, ऊपर से कट कर देते थे जिससे कि धूप आ सके जमीन तक, और जो घास फूस होते थे उसे जला देते थे। जलाने के बाद क्या होता था? जो राख होती थी वो मिट्टी में मिल जाती थी और वो मिट्टी जो है बहुत उपजाऊ हो जाती थी और जो है उसमें पोटास वगैरह जितने भी केमिकल आजकल हम लोग फर्टिलाइजर के रूप में छिड़कते हैं वो सारी चीजें मिट्टी को प्राप्त हो जाती थी। ये जो आदिवासी थे इन्हें खेत के लिए मिट्टी को खोदने की जरूरत, जोतने और सिंचाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। वो लोग जो है बस मिट्टी को साफ करके
के उसे खोद के थोड़ा सा हवादार बना के और बीज के जो अनाज के दाने हैं उसे छिड़क देते थे और उससे बहुत ही अच्छी फसल लग जाती थी। और एक बार जब एक जगह पे वो खेती कर लेते थे, उसके बाद वहां से जब फसल पैदा हो जाती उसे काट के वो दूसरी जगह के लिए चल देते थे और वो जमीन जो है परती पड़ी रहे। परती का मतलब क्या होता है, जैसे कोई एक जमीन है, कोई एक भूभाग है, उस पे खेती किया जाए और कुछ समय बाद उसे छोड़ दिया जाए और मीन्स कि उस खेती से जो फसल पैदा हो रही है उसे हमने कट किया और उसके बाद हमने उस खेत को छोड़ दिया वैसे ही कुछ सालों के लिए, 2 4 5 सालों के लिए। तो उस तरह से जो पड़ी हुई जमीन होती है उसे परती कहते हैं और इस स्थिति में मिट्टी जो होती है उपजाऊ हो जाती है क्योंकि उसे प्रॉपर समय मिलता है अपने आप को उपजाऊ बनाने का। जो घुमंतु किसान थे मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय और जंगली पट्टियों में रहते थे। ये जो घुमंतु किसान थे ये पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे और जंगल में रहते थे। कुछ शिकारी और संग्राहक थे, मीन्स कि वो शिकार भी करते थे और संग्राहक मीन्स कि जो जंगल से उन्हें जो प्राप्त होता था बीज पेड़ पौधे वो सारी चीजें वो संग्रह करते थे। और पेड़ के बड़े मीन्स की कुछ पेड़ ऐसे तो जिनकी पत्तियां बहुत बड़ी होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन पत्तियों को तोड़ के इकट्ठा करके ये औरतें ले जा रही हैं। डोंगरिया ये भी एक जनजाति होती है और इससे ये पत्तल बनाते हैं। पत्तल मीन्स की जो पेपर प्लेट आजकल हम खाते हैं पेपर्स के बने हुए, वो ये लोग जो है इन पत्तियों से बनाते थे। साल और महुआ के बीजों से तेल निकालते थे। ये दोनों पेड़ होते हैं, साल और महुआ दोनों पेड़ होते हैं। इनसे सीड या बीज जो निकलता था उससे वो लोग तेल बनाते और उससे वो अपने खाने में यूज करते थे। जंगल से प्राप्त करते थे जड़ी बूटी और उसी से इनकी सारी दवाइयाँ हो जाती थी। और ये कपड़े रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों का उपयोग करते थे। उनसे जो कलर प्राप्त होता था उसी से वो करते थे। और एक मीन्स एक जनजाति के पास अगर कोई चीज नहीं है तो दूसरे जनजाति से ले लेते थे। खुंड जो समुदाय था वो कहाँ था, वो उड़ीसा के जंगलों में रहता था। खुंड समुदाय के लोग उड़ीसा के जंगलों में रहते थे। ये आदान प्रदान करके जैसे हमारे पास एक चीज है और दूसरे के पास दूसरी चीज है तो आदान प्रदान, हमने दूसरे को कुछ दे दिया और दूसरे ने मुझे कुछ दूसरी वस्तु दे दी, इस तरह से ये कर लेते थे। यहाँ पे इस फोटो में ये दिखाया गया है कि भारत के कौन से एरिया में कौन सी जनजाति रहती थी। गुजरात में ये भील जनजाति रहती थी, ठीक है। बंजारा ये जो है बंजारा ये महाराष्ट्र में है। और इधर जो आप उड़ीसा में देख सकते हैं भोटिया, ये नागा, खासी, रिझांग, हजंग, संथाल, मंडा, उरांव और मुंडा ये सारे के सारे ये झारखंड में है। और इधर का ये एरिया पश्चिमी बंगाल, पराजा, बोंडा, कांधा, कोया ये सारे रहते थे। माला और ईरूलर और बंजारा के महाराष्ट्र में, कोया और बंजारा और गोंड ये सारे के सारे इधर जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के साइड। ये भील जनजाति जो है जंगलों में गुजरात के। और गड्डी बन गुज्जर जो बन गुज्जर होते थे वो कश्मीर और उत्तराखंड साइड में। भोटिया जो जनजाति है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ये पाए जाते हैं। तो ये लोग जो है गांव में जंगलों में रहते थे। ये जो समुदाय था इन्हें खुद की जरूरतों को ये खुद ही पूरा कर लेते थे और किसी और के लिए कार्य करना मजदूर के रूप में इन्हें अपमान लगता था और ये किसी के यहाँ कार्य नहीं करना चाहते थे। जो बैगा समुदाय था, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। जो बैगा समुदाय था आदिवासी, ये भी एक आदिवासी थे जो जंगलों में रहते थे। ये दूसरे के लिए कार्य करना नहीं चाहते थे, वो इसमें इन्हें अपमान लगता था। जो चीजें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त करनी पड़ती थी। इसी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीजें लेकर आते और भारी कीमत पर चीजें बेचते थे। इसी तरह से कुछ जानवर पालते थे। बहुत सारे जो आदिवासी थे वो जंगलों में रहते थे और वो क्या करते थे, जानवरों को, कौन से जानवर, जैसे भेड़ों को पालते थे
और भेड़ के बालों से जो है वो कपड़े बुनते और कंबल वगैरह बनाते थे। भेड़ और बकरियों को गुज्जर, ये इसी तरह पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले बन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। तो ये क्वेश्चन में पूछ देगा आपसे कि कौन से लोग किस तरह के जानवरों को पालते थे। वे चरवाहे थे। जो आदिवासी समूह थे जो जंगलों में रहते थे वो भेड़ों को पालते थे, और जो पंजाब में जो गुज्जर थे और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया ये गाय भैंस पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडेरिया थे। कश्मीर के बकरवाल बकरिया पालते थे। और बाकी सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो हम यहाँ पे शिकार का वक्त, बुआई का वक्त और नए खेतों में जाने का वक्त। एक एल्विन नाम का एक जैसे अंग्रेज था, वो जो है 1930 से लेकर 1940 के दशक में वो जंगलों में जो जनजाति रहते थे उनके साथ जाके वो रहते और उनके जीवन के तरीके को, उनके लाइफ स्टाइल को देखते, बहुत करीब से देखा और समझा, और इसे उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। उस पुस्तक से ही हमें ये जानकारी मिलती है कि चैत में क्या इकट्ठा कर, जैसे पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से होता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल होता था। औरतें सागो, इमली और मशरूम आदि फल बीन कर लाती। बैगा औरतें या तो केवल जड़े या कंद इकट्ठा करती या महुआ के बीज इकट्ठा करती। मध्य भारत के आदिवासियों में बैगा को सबसे अच्छे शिकारी माना जाता था। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता। औरतें अधजली लकड़ियों को बीन लेती। आदमी शिकार पर रहते थे लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती थी, शिकार चलता रहता था। आषाढ़ से भादों में मर्द खेती के काम करते थे। इस तरह से ये लोग कार्य करते थे। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे, मीन्स कि उस समय भी बहुत सारी जनजाति ऐसी भी थी जो कि एक जगह टिक कर खेती करते थे। वे बार बार जगह बदलने के बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। हलों का इस्तेमाल करने लगे थे, जमीन की खुदाई करते और अच्छे से वो। बहुत सारे समुदाय में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुछ के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्हें सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। ब्रिटिश अफसरों को गुड़ और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले जो जनजाति थे वो पसंद आते थे, और जो घुमंतु खेती वाले थे उनको अंग्रेजी अफसर पसंद नहीं करते थे। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। जो अंग्रेज थे वो जाके जंगलों में भी शासन करने लगे थे। वो उनके जंगल को पूरा काटते जा रहे थे और जंगल में जो लोग रहते उनको वहां से भगा दिया था। और इसलिए जो जंगल में आदिवासी जो रहते हैं उनका पूरा जीवन जंगलों से ही चलता है, और इसलिए उन्हें बहुत तकलीफ होती थी क्योंकि जंगलों पे उनका पूरा जीवन डिपेंडेंट था और वहां से उनको भगा दिया गया। इसी तरह से यहाँ पे दिखाया गया है गुजरात के जंगल में खेती करती भील औरतें। जो भील जनजाति है वो गुजरात के जंगलों में रहती है। तो ये जो काश्तकार थे, झूम काश्तकार थे, इन सबको जंगलों से हटा दिया, इसलिए उन्हें बहुत तकलीफ थी। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। मीन्स कि अंग्रेज जो है उन्हें कुछ सिखाना चाहते थे, ये सिखाना चाहते थे कि एक जगह रहो, और ये उनकी बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम कारोबारों को अक्सर नुकसान ही हुआ क्योंकि उनके खेत अच्छी तरह उपज नहीं दे पाते थे। एक्चुअली एक जगह पे जो काश्तकार रह के खेती करते थे तो खेत की मिट्टी जो है उपजाऊ उतनी नहीं रह जाती थी बार बार खेती करते करते, इसलिए अच्छी उपज नहीं देती थी। वन कानून और उसके प्रभाव, यही चीज़ इसमें बताया गया है कि कैसे उन लोगों ने वन कानून बना दिया। वन से निकलने वाले जितने भी प्रोडक्ट थे, जितने भी उत्पाद थे, सब पे अंग्रेज़ों ने अपना शासन कर लिया, और अंग्रेज जो है आदिवासियों को मजदूरों की तरह यूज करने लगे थे। वो रेलवे के स्लीपर्स के लिए पेड़ काटते और मजदूरों से रेलवे के लाइनें बिछवाते और बनवाते थे।
तो इस तरह से जो अंग्रेज थे वो पूरा गाँव से लेकर जंगलों तक जो जनजाति थी उस पे भी कब्जा कर लिया था। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। बहुत सारे जंगल में रहने वाले लोगों ने विरोध किया, लेकिन उसका ज़्यादा असर नहीं हुआ। और इस तरह से जो जनजाति जो जंगलों में रहती थी, जो गांव में, वो भी बहुत दुखी थे। व्यापार की समस्या भी थी उनके पास। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूह ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। जो 19वीं शताब्दी शुरू हुई तो जनजातियों को ये भी समझ आने लगा कि ये जंगलों में ज्यादा आते हैं, वन उपज खरीदने, नगद कर्ज देने, मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। जो लोग थे उनको वो मजदूरी पे रखते थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखा। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। तो भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी। भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड की स्थिति, हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे और ये अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्ज देते थे और उन्हें कृत्रिम कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृत्रिम कोषों के मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोषों को 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। न्यायतोलियों को जमकर मुनाफा। रेशम उत्पादकों बहुत मामूली फायदा मिलता था। मीन्स की जो रेशम का उत्पादन करते थे उनको बहुत मामूली फायदा होता था, क्योंकि अंग्रेज जो है उनसे बहुत ही सस्ते दामों पे कार्य कराते थे। और बिहार के कोयला खनिक, बिहार में जो कोयला के खनिक थे वो लोग भी बहुत ही सस्ते रेटों पे और उनका बहुत सारा कार्य करते थे। 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज खदानों में ये जो खनिक थे कार्य करते थे और 50% खनिक जो है आदिवासी थे। अंधेरी और दोमघोटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ता बल्कि खतरनाक भी था। वह अक्सर सचमुच जान ले लेता था। 19 के 20 से दशक में खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे। काम की तलाश में घर से दूर दूर रहने वाला खराब थी। 19वीं सदी के आखिर में ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों के लिए ये सारी चीज़ें थी। नज़दीकी से देखने पर 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानून व्यवहार पर लगी पाबंदियां, नए करों और व्यापारियों और महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831 और 32 में कुल आदिवासियों ने, 1855 में संथालों ने बगावत कर दी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में बरली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। तो पूरे भारत में जगह जगह पे विद्रोह जो है कि होने लगे थे। और बिरसा मुंडा के बारे में यहाँ पे ये दिया गया है कि उनका जन्म 1870 में हुआ था और उनके पिता गरीब थे, बकरियां और भेड़ पालते और उन्हें चराते थे। और जो बिरसा थे वो भी बांसुरी बजाते और अखाड़ों में खेलते, नाचते, गाते और भेड़ बकरियां चराते थे। और गरीबी से उनके पिता बहुत ही लाचार थे। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दिकुओं के उत्पीड़न से बुरी तरह आजाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाए। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे। इस तरह से ये सारी चीज़ें थी।
बिरसा स्थानीय मशीनरी स्कूल में जाने लगे, जहां उन्हें मशीनरियों का उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है। मीन्स कि क्योंकि इनके हक और अधिकार को छीना जा रहा था, और इसलिए ये इन्हें ये बताया जाने लगा कि जो इनसे छीना जा रहा है इनका हक अधिकार, उसे इन्हें वापस पाना चाहिए, और उसके लिए इन्हें विद्रोह करना चाहिए। बिरसा जो थे वो वैष्णव धर्म के प्रचारक थे। किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारकों के संपर्क में आए, उनसे वह काफी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें और ब्लैक जैसे जादू टोने में विश्वास ना करें। उसके बाद 1895 में बिरसा ने अनुयायियों का आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने का संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरने नियंत्रित थे, पेड़ और बाग लगाते थे। मीन्स की 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने का संकल्प करें। अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा की जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे। वे ईमानदारी से जीते। बिरसा चाहते कि लोग एक बार फिर से अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें, खेतों में काम करें। इसी तरह से अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज्यादा परेशानी थी। मशीनरियों, महाजनों, हिंदू स्वभूमियों और सरकार को बाहर निकाल कर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज्य स्थापित करना चाहता था। मीन्स की अब यहाँ पे जो भी लोग जो मुंडा समुदाय के थे, बिरसा उन्हें उनका हक अधिकार दिलाना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें जो है उनकी इन सारी कार्रवाइयों को अंग्रेजों ने देखा और 1895 में उनको जो है गिरफ्तार कर लिया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जेल से लौटने के बाद 1897 में बिरसा जो है समर्थन जुटाने के लिए गांव-गांव घूमने लगे, लोगों को उकसाना प्रारंभ किया, प्रतीकों और भाषण का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावण हो। मीन्स कि दीकू जो थे, अंग्रेज और यूरोपीय लोग थे, उनको तबाह कर दे। मीन्स कि मुंडा जो जनजाति थी उसको गांव-गांव जाके बिरसा ये समझाते कि अंग्रेजों को भगाओ, यहाँ से उन्हें परेशान करो कि यहाँ से भाग जाएं। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्हें थाने, चर्चों पर हमला किया और महाजन जमींदारों की संपत्ति पर धावा बोल दिया। सफेद झंडा बिरसा राज्य का प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई। आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, अपने औपनिवेशिक सरकार ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा, इनसे एक बार फिर से जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। उनके अपने खास अंदाज में प्रतीक के जरिए इसको अंजाम दिया था। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर से बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।